Now, 8 ways to get rid of loans for the effective debt management. What are the 8 ways to get rid of your loans for the effective debt management? So first way is what? List your debt by interest rates. What beta? List your debt by interest rates means you have to arrange your debt in order of interest. Like, see, what are the interest rates? Like in credit card, average interest rate is what? 32%, means much higher. Unsecured loan 20%, personal loan 12%, education loan 10%, car loan 9%, home loan 8.3%. Means the lowest rate, the lowest interest rate is what beta? Home loan. Right? Clear? So remember it, if you have these type of loans, अगर आपके पास ऐसे टाइप के लोन है तो पहले अपने लोन्स को ऑर्डर में अरेंज करो कि किसका सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट है. तो हाईएस्ट इंटरेस्ट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का कुछ लोन है तो वो सबसे हाईएस्ट होता है. ये सब एवरेज रेट है, दीज ऑल आर एवरेज रेट. ठीक है? तो लिस्ट योर डेट बाय इंटरेस्ट रेट. आप इंटरेस्ट रेट के ऑर्डर में अरेंज कर लो. हाईएस्ट कौन सा है दिख रहा है आपको? 32%. तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, या डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर, आपके ऊपर है. असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो 8.3, 9, 10, 12, 20, 32 ऐसा आएगा. कुछ भी हो, कोई भी ऑर्डर में अरेंज करो, लेकिन सबसे पहला आपका फंडा, आपका लॉजिक क्या होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट का है सबसे पहले उसको सेट ऑफ करो. जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगता है बेटा, उस लोन को पहले सेट ऑफ करो. समझे? नहीं तो अगर वो लोन सेट ऑफ नहीं करोगे पहले तो क्या होगा? आपका इंटरेस्ट तो बढ़ते ही जा रहा है ना, 32%, 20%, ये सब इंटरेस्ट तो राइज ही होगा. तो आपका फोकट में लाइबिलिटी बढ़ते जाएगा, फालतू में लाइबिलिटी बढ़ते जाएगा. तो सबसे पहला अपने डेट को अरेंज करो इंटरेस्ट रेट के थ्रू, और जिसका सबसे हाईएस्ट रेट है पहले वो लोन आप सेट ऑफ करो. चाहिए तो उसके ऊपर की जो भी ईएमआईज है उसको इंक्रीज कर दो. मालूम पड़ा कि नहीं? समझे कि नहीं? उसको फटाफट सेट ऑफ करो. बाकी लोन्स भी आपके चलने दो, ईएमआई चलने दो, लेकिन ज्यादा फोकस आपका किसके ऊपर होना चाहिए? जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है उसको पहले पे ऑफ करो. तो पहले आपने क्या किया? पहले ऑर्डर में अरेंज कर लो. ये देखो, तो सबसे पहला स्टेप है लिस्ट योर डेट बाय इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट के ऑर्डर में अरेंज करो. उसके बाद क्या करो आप? पे इंक्रीमेंटल गेन एक्सपोनेंशियल. राइट? पे इंक्रीमेंटल गेन एक्सपोनेंशियल मतलब आप क्या करो? जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जैसे ये हाईएस्ट ऑर्डर था ना बेटा, क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड लोन, अब इसके ऊपर क्या करो आप? क्या करो इसके लिए ईएमआई बढ़ा दो. आप अपनी ईएमआई बढ़ा दो ताकि ये लोन फटाफट, टेंशन दूर हो जाए. इसका लोन का टेंशन यार फटाफट पे ऑफ हो जाए. टेंशन मगजमारी दूर, पालना ही नहीं है अपने को ये सब. समझा कि नहीं? लोन हटा के फटाफट टेंशन से दूर हो जाओ. समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? फाइनेंशियल पीस होनी चाहिए. समझा कि नहीं? फाइनेंशियल पीस लाइफ में होना चाहिए. तो फॉर दैट पे इंक्रीमेंटल गेन एक्सपोनेंशियल. अगर आप इंक्रीमेंटल ईएमआई बढ़ा के पे कर रहे हो तो आपको बेनिफिट होना ही है. वो लोन फटाफट सेट ऑफ हो जाएगा, उसका आपको एक्सपोनेंशियल बेनिफिट होगा ही बेटा. मालूम पड़ा? तो उसकी ईएमआई बढ़ाओ. पे इंक्रीमेंटल, इंक्रीजिंग देयर ईएमआई. ईएमआई बढ़ा दो, बराबर है? तो आपका जो इंटरेस्ट लगने वाला है इन फ्यूचर, और भी जो इंटरेस्ट लगेगा, तो वो इंटरेस्ट तो बच जाएगा. उससे आपको गेन ही होगा बेटा, और आपका जो बर्डन दूर होगा, वो भी टेंशन फ्री हो जाओगे आप. आपका जो बर्डन है वो भी दूर हो जाएगा. मालूम पड़ा? इसलिए हायर इंटरेस्ट रेट वाले हैं उनके लिए क्या करना है? आपको इंक्रीमेंटल पे करो. इंक्रीमेंटल मतलब क्या? इंक्रीमेंटल मींस व्हाट? फटाफट. राइट? ईएमआई बढ़ा दो. ईएमआई बढ़ा के हटा दो उस लोन को, ताकि आपका टेंशन, जो दूसरा टेंशन है, वो भी दूर हो जाए, और उसका बेनिफिट आपको गेन एक्सपोनेंशियल होना ही है. क्योंकि आपका फ्यूचर में बहुत सारा इंटरेस्ट रेट बच जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट बचेगा बेटा. मालूम पड़ा? बर्डन दूर होगा. तो पहला आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप याद रखना, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? लिस्ट योर डेट. क्या करो आप? अपने डेट को लिस्ट करो ऑर्डर में. समझे कि नहीं? व्हाट यू हैव टू डू? लिस्ट योर डेट. क्लियर है? दिख रहा है ना फर्स्ट पॉइंट? सी हियर, this one, list your debt by interest rate. Secondly what? Pay incremental gain exponential. इंक्रीमेंटल पे करो, आपको बेनिफिट होना ही है बेटा. जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है उसकी ईएमआई बढ़ा दो. क्योंकि उतना इंटरेस्ट आपका फ्यूचर में बच जाएगा. फिर क्या करना है? थर्ड वन,
8 वेज है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में थर्ड वन इज व्हाट बेटा, सेल अननेसेसरी आइटम फॉर एटलीस्ट 2 to 4 EMIs। अब क्या करो, आपके पास आपके घर में जो भी अननेसेसरी आइटम्स पड़े हैं, पुराने आइटम्स पर, जैसे कुछ भी पुराने आइटम पड़े हैं, जैसे यूजलेस हो गया, अननेसेसरी आइटम्स हो गया, बराबर है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, मे इंक्लूड ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, टीवी, माइक्रोवेव, हीटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा, जो आप यूज नहीं कर रहे हो, बराबर है। मतलब पुराने हो गए, साइकिल, बैग्स, पुराने बैग्स होते हैं, बुक्स हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, अपैरल्स हो गए, मतलब ऐसी चीजें जो आप यूज नहीं कर रहे हो, यूजलेस हो गई है, बट पड़ा है घर के एक कोने में पड़ा है, बेच डालो यार, उसको बेच डालो, रख के कोई मतलब नहीं है, बेच दो। आपका EMI कुछ नहीं तो 2 EMI का तो पैसा निकल जाएगा, 2 EMI का तो पैसा निकल जाएगा। बेचने के लिए बहुत सारी साइट्स है यार, OLX, फिकर, ये सब बहुत सारी साइट्स है। बेच के हटाओ, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो आपको अमाउंट मिलेगा जो आपकी EMI को पे करने में हेल्प करेगा, हेल्प करेगा। जितना जल्दी आपका लोन सेट ऑफ होगा, जितना जल्दी आपका डेट क्लियर होगा, उतना फाइनेंशियल पीस आपको मिलेगा। और एक्सपोनेंशियल गेन जो होता है वो अलग ही होता है, बराबर है। EMI बढ़ा दो, किसके ऊपर, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है उसके ऊपर EMI बढ़ा के पेमेंट करो, तो आपको बेनिफिट होना ही है बेटा, राइट। तो ये थर्ड वाला क्या हो गया, सेल अननेसेसरी आइटम फॉर एटलीस्ट 2 to 4 EMI। जो अननेसेसरी आइटम्स है, बेच के कुछ ना कुछ तो पैसा निकल जाएगा, EMI में हेल्प तो होगा बेटा अपने को। सो दैट इज व्हाट सेल अननेसेसरी आइटम फॉर एटलीस्ट 2 to 4 EMI। समझा। नेक्स्ट, थर्ड के बाद फोर्थ क्या बोलता है, टेम्पररी डाउन साइजिंग। बेटा टेम्पररी डाउन साइजिंग इज वेरी इसेंशियल। आपको अपना डेट मैनेज करना है, आपको अपना डेट सेटल करना है, तो टेम्पररी डाउन साइजिंग इज वेरी इसेंशियल, राइट है। इसका मतलब क्या, आप अपने खर्चों को, जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसको इवेल्युएट करो, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर मत करो, बराबर है। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर मत करो, ऐसी प्रॉपर्टी मत खरीदो जो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है, बराबर है। अभी आपके ऊपर तो ऐसे ही लोन इतना है, बराबर, तो ऐसी चीज मत खरीदो जो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स नेचर की, मालूम पड़ा कि नहीं, उसको अवॉइड करो फिलहाल। तो टेम्पररी डाउनसाइजिंग में क्या करना है आपको, इज वेरी इसेंशियल, वेयर वन शुड इवेलुएट देयर ग्रेटिफिकेशन एक्सपेंसेस, लाइक फॉरेन टूर, ये सब। बेटा आप वैसे भी लोन में हो, आपके ऊपर लोन का बर्डन है, हायर हायर इंटरेस्ट रेट वाला लोन है, तो अपने ग्रेटिफिकेशन एक्सपेंस को जरा डाउन साइज करो, कम करो। फॉरेन टूर मत मारो यार, लोन खत्म हो जाए फिर मारो फॉरेन टूर, टेंशन भी नहीं रहेगा, फाइनेंशियल पीस रहेगी। लोन आप पहले फटाफट निपटा डालो, अपने जो हायर इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, वो सब लोन हटा दो। तो पहले आप अपना टेम्पररी डाउन साइजिंग में इवेल्युएट करो कि मेरे ग्रेटिफिकेशन एक्सपेंस क्या है, डाइन आउट एक्सपेंसेस क्या है, जैसे डिनर करने जाते हैं लोग रेस्टोरेंट में, बराबर है, ये सब देखो। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना है, अननेसेसरी मंथली सब्सक्रिप्शन, आपने कुछ सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कर दिया है, बराबर है, बट वो अननेसेसरी है, उसका कुछ यूज नहीं हो रहा है, बट पैसा कटते जा रहा है, राइट है। डेप्रिशिएटिंग असेट्स, अवॉइड बाइंग डेप्रिशिएटिंग असेट्स, जो डेप्रिशिएटिंग असेट्स है वो खरीदना अवॉइड करो। कुछ नॉन वैल्यू एड, देखो नॉन वैल्यू एडिंग ऑब्जेक्ट्स है, जिसका कोई वैल्यू आपके लिए नहीं है फिलहाल, नॉन वैल्यू एडिंग है, जो आपके वैल्यू में ऐड नहीं कर रहा है, बट आपने खरीद के रखा है, खरीद रहे हो, तो ये सब बेटा इसको क्या करो, अवॉइड करो। आप लोन में हो, यू आर इन डेट, बराबर है। सो देयरफॉर अबव एक्सपेंसेस शुड बी कंट्रोल्ड, above expenses should be controlled to get extra savings, which will be very helpful in managing your debt, that is helping in EMIs। तो अगर ये सब खर्चे आपने कंट्रोल कर लिए, डाउन साइज कर लिए बेटा, तो इससे आपका EMI आप इजीली अरेंज कर लोगे और अपने लोन्स को पे ऑफ कर सकते हो। इंक्रीमेंटल EMI बढ़ा सकते हो, EMI आप बढ़ा सकते हो, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है उसकी EMI बढ़ा के आप ये सब लोन को टेंशन, लोन का टेंशन दूर कर सकते हो, तो आपको फाइनेंशियल पीस आएगा, फाइनेंशियल पीस, राइट। सो टेम्पररी डाउन साइजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो भी अपने ऐसे खर्चे हैं, ग्रेटिफिकेशन एक्सपेंसेस, फॉरेन टूर की क्या जरूरत है यार, अभी लोन में हो, पहले लोन हटा दो ना, फिर फॉरेन टूर मारो। डिनर एट रेस्टोरेंट में जाके डिनर करोगे हमेशा, बस करो यार, कंट्रोल करो, घर में खाना बनाओ, पैसा बचेगा। लोन है आपका यार, इतना लोन है, उसके लिए सेविंग करो, ये थोड़ी थोड़ी सेविंग आपको एक बड़ा अमाउंट क्रिएट करके देगा बेटा।
उससे आप अपना डेट पहले सेटल कर दो, डेट अपना सेटल करो। डेट एक बार सेटल हो गया, बड़े बड़े लोन्स आपके सेटल हो गए जिसके ऊपर हायर इंटरेस्ट है, तो आपको फाइनेंशियल पीस मिलना ही है। समझा कि नहीं? फाइनेंशियल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। तो ये टेम्पररी डाउन साइजिंग फोर्थ पॉइंट था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? पे लोन्स विथ सेकंड इनकम। पे लोन्स विथ सेकंड इनकम। अब क्या बोल रहा है समझो, फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा है? फिफ्थ वे, इफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, then one salary to be used to pay off loans completely, and another salary to be used for household expenses and savings. Yes, pay loans with second income। समझो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, बोथ आर वर्किंग, तो क्या करो, एक का सैलरी घर के लिए होना चाहिए, घर के खर्चे और सेविंग्स के लिए, और एक का सैलरी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होना चाहिए? ओनली फॉर पेइंग ऑफ लोन। याद रखना, दूसरे का सैलरी किसके लिए होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ऑफ लोन के लिए होना चाहिए। पेमेंट ऑफ लोन, ओनली फॉर पेमेंट ऑफ लोन। समझा? जैसे हस्बैंड का सैलरी आप क्या कर रहे हो, समझो घर के खर्चे और सेविंग्स के लिए यूज कर रहे हो, और वाइफ अर्न कर रही है, उसका सैलरी सिर्फ पेमेंट ऑफ लोन्स के लिए। तो ऐसा मैनेजमेंट करो बेटा, तो आपका डेट सेटल होगा बहुत जल्दी और आपको फाइनेंशियल पीस मिलेगा। उसके लिए, फाइनेंशियल पीस के लिए कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाबा नहीं, वो सब नहीं, ये दिमाग लगाने का माइंड, राइट। सो बट इफ देयर इज ओनली, अब समझो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग नहीं है, हस्बैंड ही वर्किंग है या वाइफ ही वर्किंग है, ठीक है, कोई एक वर्किंग है, बट इफ देयर इज ओनली वन अर्निंग मेंबर, समझो एक ही अर्निंग मेंबर्स है, देन क्या करने का? डू द प्लानिंग फॉर एडिशनल इनकम। तो आप एडिशनल इनकम का प्लानिंग करो ना। अगर आप अकेले ही एक ही अर्निंग मेंबर है, तो आप देखो मेरे को एडिशनल इनकम कहाँ से आ सकती है। जैसे एडिशनल इनकम के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप अच्छी फोटोग्राफी करते हो तो फ्रीलांस फोटोग्राफी से आप इनकम ले सकते हो, कंटेंट राइटिंग से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, एडिशनल इनकम। पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो, LIC एजेंट बन सकते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। ये सब एग्जांपल दिया मैंने, इतना सारा काम कर सकते हो आप। डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो, टेली कॉलिंग कर सकते हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंसल्टिंग कर सकते हो, कैटरिंग कर सकते हो, होममेड कुकीज और केक के होममेड भी बनाते हैं ना लोग, टूर गाइड बन सकते हो फॉर वीकेंड्स के लिए। मतलब आप अपना एक काम कर ही रहे हो, साइड बाय साइड एडिशनल इनकम के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। टूर गाइड बन सकते हो वीकेंड्स के लिए, मालूम पड़ा। अभी समझो कोई पार्ट टाइम ड्राइविंग भी कर सकता है, पेड ट्वीटिंग कर सकता है, ट्वीटिंग ट्विटर पे पेड ट्वीटिंग कर सकता है, सोशल मीडिया पे, बराबर है। तो ये सब, इससे क्या मिलेगा आपको? एडिशनल इनकम मिलेगा। सो ये एडिशनल इनकम आपको हेल्प करेगा किसमें? आपके डेट सेटलमेंट करने के लिए, डेट मैनेजमेंट करने के लिए। आप जल्दी से फटाफट अपना लोन सेट ऑफ कर पाओगे, डेट सेट ऑफ कर पाओगे, मालूम पड़ा। तो अपने पैशन के हिसाब से, क्या पैशन है, क्या आपके अंदर टैलेंट है, उसके हिसाब से आप कोई भी सीक्वेंस में, ऑर्डर में आप अपना क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा आपको करना है, कौन सा एडिशनल इनकम के लिए क्या सोर्स चाहिए, क्या काम करना है, फ्रीलांस फोटोग्राफी करना है, कंटेंट राइटिंग करना है, पार्ट टाइम टीचिंग करना है, व्हाटएवर, तो वो आप कर सकते हो बेटा। समझे कि नहीं? मालूम पड़ा। तो ये फिफ्थ वाला हो गया, पे लोन्स विद सेकंड इनकम, बराबर है। तो अगर आपके पास ये जो एडिशनल इनकम आ रही है, वो पूरी इनकम लोन्स पे आप लोन पेमेंट करने के लिए पूरा लगा दो। समझे कि नहीं? तो ये सब एडिशनल इनकम का भी आपको सोर्सेस जनरेट करना पड़ेगा। आप अपना पैशन देखो, उसके हिसाब से क्या आप एडिशनल इनकम, कैसे आप कौन सा काम करके एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हो, दैट यू हैव टू सी इट, राइट। सो पे लोन्स विद सेकंड इनकम। और हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो बताया ना, एक की इनकम सिर्फ सिर्फ घर के खर्चे और सेविंग्स के लिए, और सेकंड की इनकम पूरा लोन पेमेंट के लिए होनी चाहिए। लोन पेमेंट करना जरूरी है, लोन पेमेंट सेट ऑफ करना जरूरी है। डेट मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि फाइनेंशियल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फाइनेंशियल पीस इज वेरी इसेंशियल। फाइनेंशियल पीस होगा ना तो पीस ऑफ माइंड भी होगा, याद रखना, ठीक है। सो ये हो गया फिफ्थ वन, पे लोन्स विद सेकंड इनकम। फिर क्या बोल रहा है बेटा? पे लोन्स विद सेकंड इनकम के बाद हैव एन इमरजेंसी सेविंग फंड। Have an emergency saving fund means emergency saving fund helps in crucial time, बराबर है। Here returns are secondary and therefore one should make a sensible decision while building an emergency saving fund। बेटा आप emergency saving fund बनाओ। सबसे बड़ी बात लाइफ में, आपको अगर डेट मैनेजमेंट करना है तो एक emergency saving fund बनाओ। emergency saving fund मतलब, emergency मतलब क्या? जैसे आपके मंथली एक्सपेंसेस है 50,000,
तो कुछ नहीं तो 6 मंथ्स या 1 ईयर तक का आप क्या करो, एक सेविंग फंड रखो इमरजेंसी के लिए। जैसे 6 मंथ्स का आपका पूरा खर्चा कितना हो जाएगा, अगर मंथली 50,000 है तो 6 मंथ्स का कितना हो गया, 50,000 इंटू 6, 3 lakhs, कितना हुआ 3 lakhs। बेटा अगर 3 lakhs हो गया, इसका मतलब वो 3 लाख का फंड, वो 3 लाख का फंड आपको सेव रखना है साइड में। वो 3 लाख का फंड आपको इमरजेंसी के लिए सेव रखना है। अब उसको आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखो, सेविंग अकाउंट में रखो, म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड्स का ऑप्शन होता है। लिक्विड फंड मतलब उसमें अगर आप पैसा डालोगे तो रिटर्न भी मिलेगा, प्लस आपको जो टाइम पे निकालना है फंड आप निकाल सकते हो, बराबर है कि नहीं। तो लिक्विड फंड इसीलिए तो नाम है ना, लिक्विड फंड में आपको आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप किसी भी टाइम पे आप पैसा निकाल सकते हो और रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। बट यहाँ क्या होता है, इमरजेंसी सेविंग फंड में आपको रिटर्न्स थोड़े कम मिलते हैं बस। बट रिटर्न कम मिलेंगे, लेकिन आपको इमरजेंसी में तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कुछ इमरजेंसी आ गई तो आपको लोन लेना पड़ेगा, लोन लोगे तो उसका जो इंटरेस्ट बर्डन है वो आएगा, सेट ऑफ करने का टेंशन, बराबर है, सेट ऑफ करने का टेंशन, सब टेंशन आएगा। इसलिए फाइनेंशियल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोन लिया, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, समझो किसी टाइम पे काम, अभी जैसे ये अपना कोरोना का टाइम था, काम नहीं मिला, काम अपना क्या हो गया, रिट्रेंचमेंट हो गया, या वो काम नहीं है तो लोग घर पे बैठ गए, राइट है। अब वो टाइम पे ईएमआई नहीं पे कर पाए, अभी काम चालू हो गया तो लोन वाले भी घर पे आने लगेंगे, भाई आपका लोन बाकी है, लोन बाकी है, घर पे आएंगे, फोकट का दिमाग खराब होगा, समझे कि नहीं। रिकवरी एजेंट्स, तो हैव एन इमरजेंसी सेविंग फंड्स रखो ताकि फ्यूचर में आपको लोन रिक्वायरमेंट आपका रिड्यूस्ड हो। इमरजेंसी सेविंग फंड्स यू हैव टू मेंटेन इट, सो हैव एन इमरजेंसी सेविंग फंड्स। ये 6 पॉइंट हो गया, 6 वे। फिर 7th क्या बोल रहा है आपको, हैबिट ऑफ बजटिंग। क्या बेटा, हैबिट ऑफ बजटिंग इज एन एक्स्ट्रा ब्लेसिंग। बेटा बजट बनाओ, कभी भी कुछ भी अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, डेट मैनेजमेंट करना है, तो आपके अंदर बजटिंग का हैबिट होना चाहिए। बजटिंग का हैबिट मतलब क्या, अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखो, अपने जो एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल करो। बजट बनाने के लिए आप एस्टिमेट करो कि भाई मेरा ये मंथ में इतना एक्सपेंडिचर होगा, ये मंथ में मुझे इतना एक्सपेंडिचर करना है, बराबर है। और फिर साइड में रखो, जैसे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मैंने बोला कि मेरा ग्रोसरी पे 10,000 का एक्सपेंडिचर जाएगा मंथली, और एक्चुअल हुआ कितना 9,000, तो मतलब मेरा बजट के अंदर है। बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया 12,000, तो आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको थिंक अबाउट करना पड़ेगा। तो बजटिंग आपको हेल्प करेगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए, समझा कि नहीं। तो हैबिट ऑफ बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैबिट ऑफ बजटिंग अगर आपके पास होगी तो आपको फ्यूचर में लोन लेने का टेंशन नहीं पालना पड़ेगा, आपका डेट ऑटोमेटिकली पहले से ही अरेंज होने लगेगा, डेट मतलब मैनेजमेंट होने लगेगा। नहीं तो अगर बजटिंग नहीं करोगे तो इधर से अरे इसके लिए लोन लेना पड़ेगा, इतना पैसा है नहीं, समझे कि नहीं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट ऑफ बजटिंग इज एन एक्स्ट्रा ब्लेसिंग। बजटिंग का हैबिट बनाओ, बराबर है। अपने एक्सपेंसेस का ट्रैक रिकॉर्ड रखो कि मेरा क्या एक्सपेंडिचर होगा, मंथली एक्सपेंडिचर मुझे इतना करना है, मेरे पास 10,000 रुपीज है, 10,000 में मेरे को ये मंथ का एक्सपेंडिचर चलाना है, एस्टिमेटेड है 10,000, उसके बेसिस पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखो, उससे ज्यादा ना जाए। ज्यादा जा रहा है तो आप अपना बजटिंग प्रॉपर रखो, क्यों जा रहा है, क्या रीजन है, सब वो सब देखना पड़ेगा, बराबर है। डेटा ड्रिवन अप्रोच है आपकी स्पेंडिंग का, तो इसलिए कीप योर इंटेलिजेंस अबव इमोशंस, बराबर है। अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करना सीखो, समझे कि नहीं, अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखो, फालतू खर्चे मत करो। कीप योर इंटेलिजेंस अबव इमोशंस, इमोशंस में आके फालतू खर्चे मत करो, समझे कि नहीं। और ऊपर से आपके पास डेट है तो वो टाइम पे तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा फालतू खर्चों के लिए, बराबर है कि नहीं। तो कंट्रोल योर इमोशंस, समझे कि नहीं। इसलिए बोलते हैं दोज हु डोंट मैनेज देयर मनी, क्या, जो अपनी मनी मैनेज नहीं करता, दोज हु डोंट मैनेज देयर मनी विल ऑलवेज वर्क फॉर दोज हु डू। जो अपना मनी मैनेज नहीं करता वो किसके लिए काम करता है, जो अपना मनी मैनेज करता है, जो अपना मनी अच्छे से मैनेज करता है। अब बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन है वो अपने मनी को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, बजटिंग बनाना जानते हैं। उनका मेन फंडा ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बजटिंग। तो उनके अंडर कितने लोग काम करते है कि नहीं। इसलिए मैनेज करना सीखो मनी। लाइक इफ यू हैव बजटेड दैट इन्वेस्टमेंट विल बी मेड फॉर 10,000, अगर आपने बजट बनाया कि मेरे को 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड बाय यू शुड बी 10,000 और नियर अबाउट, सो बजट विल हेल्प यू इन डेटा ड्रिवन स्पेंडिंग। तो
अगर आपने बजट बनाया है तो उसके अंडर ही आपका स्पेंडिंग होना चाहिए, या जो भी आपने सोचा है कि भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट 10,000 करना है तो आपका 10,000 का ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या नियर अबाउट होना चाहिए। तो बजट क्या होता है आपको, ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है टू योर स्पेंडिंग। डेटा ड्रिवन मतलब आपने 10,000 का फिक्स कर लिया एस्टिमेट कि 10,000 करना है, 10,000 का मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है या 10,000 का एक्सपेंस करना है ग्रोसरी पे। तो उसके बेसिस पे आप सोचोगे कि भाई मेरे पास ये डेटा है, मेरे को इतने में मैनेज करना है, तो उतने में आपको मैनेज करना पड़ेगा। इमोशंस आपका फिर उधर वो आ जाएगा कि भाई मेरे को इतने में मैनेज करना है, आप अपने आप को कंट्रोल करोगे। बट आपके पास अगर बजटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा आपके एक्सपेंसेस के ऊपर, आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करोगे तो वही होगा, दोज हु डोंट मैनेज देयर मनी विल ऑलवेज वर्क फॉर दोज हु डू। याद रखना, समझा? तो हैबिट ऑफ बजटिंग इज वेरी इसेंशियल, हैबिट ऑफ बजटिंग इज एन एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, याद रखना। तो ये भी याद रखो। और फिर क्या बोल रहा है, लास्ट वेज, देयर इज नो वे। क्या बोल रहा है लास्ट वे, थ्रो एनी एक्सेस कैश ऑन योर डेट। अगर आपको कोई भी एक्सेस पैसा मिल रहा है, एक्सेस फंड मिल रहा है, एक्सेस प्रॉफिट मिल रहा है, वो एक्सेस प्रॉफिट उठाओ और सीधा डेट पे ले मारो। सीधा जो डेट है आपके हायर इंटरेस्ट वाले, पहले उसको सेट ऑफ कर दो। जितना भी आपको एक्सेस कैश मिल रहा है, जो भी विंडफॉल गेन्स मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल गया, वो सारे पैसे को डेट पे दे मारो। ले डेट, गया गया, मार दिया, हो गया खत्म डेट। समझा? डेट को फटाफट निपटा डालो, खत्म कर डालो बेटा। सो थ्रो एनी एक्सेस कैश ऑन योर डेट। इफ यू गेट एनी एक्सेस कैश और विंडफॉल गेन्स, अगर आपको कोई एक्सेस कैश मिल रहा है, विंडफॉल गेन मिल रहा है, तो यूज दोस टू सेटल योर डेट। बराबर है? जैसे टैक्स रिफंड मिल गया, सेल ऑफ कार, आपने अपनी सेकंड हैंड कार बेची, उससे जो प्रोसीड आ गया, प्रॉपर्टी से जो देखो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस मिला, बराबर है, फादर से जो भी आपको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस मिला है, विनिंग लॉटरी विन हो गया, बेट में जीत गए, बोनस मिल गया, इंसेंटिव मिल गया, या कुछ भी ऐसा गेन्स हो गया, वो सारे गेन यूज करके आप अपने लोन पे सेट ऑफ कर दो। अपने जो डेट है उसको सेट ऑफ करो पहले यार। ये सब पैसा मिल गया तो पार्टी नहीं मनाने का, ए लॉटरी जीत गया पार्टी नहीं भाई। पार्टी से पहले आपका लोन है, उधर डेट है, हायर इंटरेस्ट रेट की डेट है, फटाफट ईएमआई इंक्रीज करके हटाओ उसको, फटाफट पे ऑफ करो। या फिर एक प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास जमा हो गया, पे ऑफ कर दो, लोन पे दे मारो, खत्म, गेम ओवर कर दो यार उसका। जल्दी जल्दी फटाफट निपटाओ तो फाइनेंशियल पीस आपको मिलना ही है बेटा, याद रखना। समझा? सो दैट इज व्हाई डू नॉट यूज अबव गेन्स फॉर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर के लिए यूज मत करो। इमीडिएटली सेटल योर डेट थ्रू दीज प्रोसीड्स। आपको तुरंत ये सब अपना डेट यूज, देखो ये सब जितना भी है फंड, जो भी एक्सेस कैश आया है, उसको आपको अपने डेट सेटल करने में लगा देना है। सो दीज आर सम वेज टू गेट रिड ऑफ योर लोन्स, ताकि आप अच्छे से इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट कर सको। तो कौन कौन से 8 वेज हो गए, देख लो बेटा। ये देखो क्या हो गया 8 वेज। सो फर्स्ट, लिस्ट योर डेट बाय इंटरेस्ट रेट। क्या? लिस्ट योर डेट बाय इंटरेस्ट रेट। सेकंड, पे इंक्रीमेंटल गेन एक्सपोनेंशियल। थर्ड वेज, sell unnecessary item for at least 2 to 4 EMIs. Fourth one is what? Temporary downsizing करो. फिर pay loans with second income. Have an emergency saving funds. फिर habit of budgeting is an extra blessing. Habit of budgeting क्या है बेटा? आपका extra blessing है ना बेटा, है कि नहीं? और finally क्या? Throw any excess cash. Throw any excess cash on your debt. ऑन योर डेट। तो कोई भी एक्सेस कैश होगा वो अपने क्या करो, डेट को पेमेंट करने में लगो। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। फॉर्म्स ऑफ व्हाट? बिजनेस ओनरशिप, वेयर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्ट। बराबर है? ये सब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप है। और भी है बिजनेस ओनरशिप में, पता है, सुना है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सुना है ना? हाँ, तो एचयूएफ। बट उसमें क्या होता है, मेन इन्वेस्टमेंट किसका होता है? कर्ता का होता है। बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है। तो फिलहाल अपने को किसके बारे में डिस्कस करना है? ये सब पॉइंट्स है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सबको पता है व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल ट्रेडर,
अगर ये बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो पूरा पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई दूसरा इन्वेस्ट करने वाला नहीं है। तो इसको बोलते हैं ये सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल फॉर्म जिसमें ओन्ड और रन बाय वन पर्सन है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे सिंपल है ये सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट है। इसमें वो अकेला ही बंदा सब कुछ मैनेज करेगा, पूरा इन्वेस्टमेंट वही करने वाला है। कौन? सिंपल, पहला, बराबर है कि नहीं, एक ही बंदा है, वही पहला जो पर्सन है, सेम सिंगल पर्सन ही सब कुछ मैनेज करेगा, सब कुछ हैंडल करेगा, बराबर है। और इसमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता सेटअप करने का, कुछ भी नहीं, सारा प्रॉफिट गेन सब वही शेयर करेगा, लॉस भी होगा तो इसको ही शेयर करना है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, बराबर है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसको अकेला ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और डूबा तो इसका पूरा पैसा इसका ही डूबेगा, प्लस ज्यादा लाइबिलिटी तो घर से भी जाएगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि आप पढ़ चुके। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद क्या बोला है? पार्टनरशिप फर्म। अब बेटा पार्टनरशिप फर्म क्या है? पार्टनरशिप, इसके कंसेप्ट खाली एक बार रिव्यू कर रहे हो आप। पार्टनरशिप फर्म में क्या है? यहां हम अकेले इन्वेस्ट नहीं करते, यहां हमारे साथ पार्टनर्स होते हैं, टू और मोर पर्सन, तो टू और मोर पर्सन मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो गया? एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर्म्ड विथ टू और मोर पर्सन टू रन अ बिजनेस, विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। और इसमें जो पर्सन होते हैं वो क्या हो गए? पार्टनर, और उनको कलेक्टिवली सारे पार्टनर को एक साथ में आप क्या बोलोगे? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और इसके लिए एक्ट क्या है? पार्टनरशिप का एक्ट क्या है अपना? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पढ़ा है ना? सब याद आ रहा है कि नहीं? सब पढ़ चुके हो आप? उधर तो बचपन में सब पढ़ा आपने, सोल ट्रेडिंग का मीनिंग, एडवांटेज, मेरिट्स, डीमेरिट्स सब पढ़ा है ना, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स सब पढ़ा है, राइट है कि नहीं? तो ये आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर गवर्नड है बेटा। मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस पार्टनरशिप फर्म के लिए कितने चाहिए? 2। मैक्सिमम लिमिट कितना है? बैंकिंग बिजनेस होगा तो 10 पार्टनर चाहिए मैक्सिमम, और जनरल बिजनेस में 20, बराबर है। प्रॉफिट और लॉस सब लोग मिलके शेयर करते हैं बेटा, नॉर्मल सी बात है, मालूम पड़ा कि नहीं, राइट। लाइबिलिटी क्या होती है पार्टनर्स की? वही अनलिमिटेड, समझा कि नहीं? अगर लॉस हो गया तो भाई क्या होगा? इनका तो जाएगा ही, प्लस घर से भी यूज हो जाएगा, घर का भी प्रॉपर्टी जा सकता है। इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और सब लोग मिलके, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टनर के ऊपर ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सबकी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड। अगर ज्यादा लॉस हुआ तो सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी जब तक लॉस सेट ऑफ नहीं होता। इसलिए इसको बोलते हैं जॉइंट एंड सेवरल। दिख रहा है? दे आर जॉइंटली हेल्ड लाइबल फॉर द डेट्स एंड लॉसेस फॉर द फर्म, बराबर है। दे आर जॉइंटली हेल्ड लाइबल फॉर द डेट्स एंड लॉसेस फॉर द या लॉसेस ऑफ द फर्म। सो दिस इज व्हाट, क्या? पार्टनरशिप, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, याद रखना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सोल ट्रेडिंग के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें पैसा लगा सकते हो, बराबर है। खुद का पूरा अकेला पैसा लगाओ। पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना है तो कुछ पार्टनर मिलके आप क्या करोगे बेटा? इन्वेस्टमेंट करोगे, कैपिटल डालोगे, कैपिटल से अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, राइट। फिर अच्छा, अभी एक जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा ना, वो आएगा एलएलपी। तो पार्टनरशिप फर्म और सोल ट्रेडर क्लियर है, राइट। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? एलएलपी। देखो क्या दिया इधर, एलएलपी, नाम से ही मालूम पड़ता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या बोल रहा है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर। चलो अभी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है क्या? देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी पार्टनरशिप बिजनेस ही है। दिस इज ऑल्सो अ पार्टनरशिप बिजनेस, बट इधर क्या है बेटा? बट इन दिस बिजनेस लाइबिलिटी इज व्हाट बेटा? लिमिटेड। क्या बेटा? जो लाइबिलिटी है वो क्या है बेटा? लिमिटेड है। क्या बेटा? लाइबिलिटी इज व्हाट? लिमिटेड, राइट है। तो याद रखो, इसमें आपका लाइबिलिटी क्या है बेटा? लिमिटेड होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ना, नाम से ही मालूम पड़ता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप in which some or all partners have limited liabilities. It can therefore can exhibit elements of partnership as well as corporation. मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आपका एक तो पार्टनरशिप भी हो गया और एक कंपनी जैसा भी हो गया, क्योंकि कंपनी में लाइबिलिटी क्या होती है? कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या हो गई? उनकी लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? लिमिटेड। याद रखना, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? लिमिटेड लाइबिलिटी। समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में दोनों फीचर्स कंबाइंड हो गया, पार्टनरशिप का भी और कंपनी का भी।
बराबर है, क्योंकि कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। तो इन एन एलएलपी ईच पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। अभी पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पार्टनर की गलती की वजह से सबका लॉस होता है, बट इधर क्या होगा, एक पार्टनर ने गलती किया ना तो लाइबिलिटी उसको ही भरना पड़ेगा, दूसरे को टेंशन नहीं रहेगा, उनका दूसरे का लिमिटेड लाइबिलिटी है। सब लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही डूबेगा, आपके घर से आपका पर्सनल कुछ भी जाने वाला नहीं है, बराबर है। तो पार्टनरशिप में ये एक नया कंसेप्ट है, याद रखो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो आप अपने पार्टनरशिप फर्म को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी बना सकते हो कि कोई समझो दूसरा पार्टनर है, सेकंड पार्टनर की वजह से कुछ अगर उसने मिसकंडक्ट किया तो हमको लॉस नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी जितना पैसा डाला है उतना ही डूबेगा, उससे ज्यादा अपना पर्सनल या घर से कुछ जाएगा नहीं, बराबर है। सो ये आपका एलएलपी है, क्या बेटा, एलएलपी। तो एलएलपी में क्या, पार्टनरशिप फर्म का फीचर्स तो है ही, प्लस कंपनी का भी एक फीचर्स आ गया। कंपनी का कौन सा फीचर आ गया, लिमिटेड लाइबिलिटी का, क्या बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी का। और लिमिटेड लाइबिलिटी का हमेशा याद रखना,